हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ टैक्सेशन असिस्टेंट का। उसका जो पार्ट ए पोर्शन है, मतलब जीएस पार्ट है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये जो पार्ट ए का पोर्शन है, इसमें मध्य देश की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इसके अलावा करंट अफेयर और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चन आते हैं। तो एमपीपीएससी का जो सिविल सर्विस का एग्जाम है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बाकी जितने भी और एग्जाम्स होने हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल ऑफिसर, दुनिया भर के एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी है, आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है जो यूनिट वाइज कंपाइलेशन है एमपीपीएससी के पुराने क्वेश्चंस का। तो उसको भी आप ज़रूर देखें। उसमें ना सिर्फ सिविल सर्विस के पेपर, बल्कि एडीपीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेडिकल ऑफिसर या अभी टैक्स असिस्टेंट का पेपर है, ऐसे बहुत सारे पेपर को कंपाइल किया गया है यूनिट वाइज। तो 250 क्वेश्चंस के सीरीज़ है जो हर एक यूनिट से 250 क्वेश्चन लेके आया गया है। तो उसको आप जरूर देखें, उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। उसमें कुछ वीडियोस पब्लिक किए गए हैं, बाकी जो वीडियोस हैं उसको उसके लिए टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए बल्कि आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम में, नंबर है 8826033084। इसको आपको मैसेज करना है कि आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज। तो वहाँ पे आपको जो क्यूआर कोड है हमारा शेयर कर दिया जाएगा, उसमें पेमेंट करने के बाद आपको हमारे इस टेस्ट सीरीज को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। नाउ डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल किस वर्ष में एवं किस स्थान पर स्थापित हुई है। फर्स्ट शुगर मिल की बात की जा रही है कि पहली शुगर मिल मध्य प्रदेश कहाँ पे स्थापित की गई है। देखिए, पहली शुगर मिल हमारे मध्य प्रदेश के जावरा शुगर मिल है। कहाँ पर है वो? रतलाम में स्थापित की गई थी। तो याद रखिएगा, पहली शुगर मिल कहाँ पे है? ये रतलाम शुगर मिल है। रतलाम में जावरा शुगर मिल स्थापित की गई थी 1934 में, है ना। इसमें एक और याद रखना है आप लोगों को कि हमारे यहाँ जो एज ऑफ नो सबसे बड़ी शुगर मिल है वो कौन सी है? बरलाई शुगर मिल। बरलाई शुगर मिल इंदौर की जो सबसे बड़ी शुगर मिल है। इसके अलावा एक और शुगर मिल है जो काफ़ी चर्चा में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये है भोपाल शुगर मिल। अब देखो, भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? ये भोपाल में नहीं बल्कि कहाँ पे है? ये है सीहोर में। याद रखना, भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? ये है सीहोर में। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, दतिया शुगर मिल की बात करें, अभी हाल ही में स्थापित किया गया है 2017 में। तो रिसेंट शुगर मिल में देखा जाए तो। नाउ दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया। देखिए, अनुमानित करने की बात है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है। तो देखो, यहां पर उस समय जब अनुमानित किया गया था वो 4.56% अनुमानित किया गया था। हालांकि एज ऑफ नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या फाइनेंस हमारा जो फाइनेंस कमीशन उसकी तरफ से जो रिकमेंडेशन है उसमें 4% क्रॉस नहीं होना चाहिए। बट फिर भी यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट जो है 4.56% अनुमानित किया गया था। हालांकि बाद में इसमें थोड़े बदलाव देखने के लिए मिले थे। जो हमारा जीडीपी का डेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा फॉल देखने के लिए मिला था, दैट वॉज 3.6%। लेकिन जो अनुमानित किया गया था वो 4.56% अनुमानित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, ग्रामीण दीनदयाल अंत्योदय योजना का क्या उद्देश्य है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात की जा रही है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना। स्वरोजगार तथा कौशल विकास प्रदान करना। देखो, दीनदयाल अंत्योदय योजना ये शुरुआत बेसिकली हालांकि पहले से हो गई थी। 2011 में ये आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से स्टार्ट किया गया था 2011 में। लेकिन इसका नाम 2015 में हमने चेंज करके, हमारी जो बीजेपी सरकार है उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया था। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि नई सरकारें नाम चेंज किया करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ये चीज़ हमें देखने को मिली। तो ये आप याद रखना, 2015 में इसका नामकरण चेंज किया गया था, लेकिन ये 2011 से स्कीम चल रही है ना। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल किया गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023। अब देखो, यहां पर याद रखना, ये 15वां शिखर सम्मेलन है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें 6 नए देशों को जोड़ा गया। कितने? 6 नए देशों को। बल्कि ये आपको याद भी रखना है कौन कौन से देश है, चूंकि एनुअल एग्जाम में पूछा आ सकता है कौन कौन से देश हैं। एक तो हो गया अर्जेंटीना। अब देखो, पहले ब्राजील, इसमें कौन कौन सी कंट्री है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 5 कंट्री तो पहले से ही है, लेकिन इसमें अब कौन कौन से नए जोड़े जाएंगे? ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के बाद एक हो गया इजिप्ट। इजिप्ट जिसकी राजधानी कायरो है ना। इसके अलावा इथियोपिया। इथियोपिया हॉर्न ऑफ द अफ्रीका में इथियोपिया का नाम आता है। इसके अलावा ईरान। ईरान अभी चर्चा में है। ईरान में हम लोगों ने एक पोर्ट ही बना के दिया है, दैट इज छाबहार पोर्ट, है ना। और एक है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की तो एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, सऊदी को तो आप जानते ही हो। इसके अलावा एक है यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये कुल नए 6 नए देश जोड़े जाएंगे।
और इनको जुड़ने के बाद में ब्रिक्स में देशों की संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रयान 3 का कुल द्रव्यमान कितना था। अब देखो चंद्रयान 3 हमारा एक सक्सेसफुल मिशन कहा जाता है, बिकॉज साउथ पोल में जो लैंडर है उसने काफ़ी सक्सेसफुल लैंडिंग की है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका वेट पूछा गया इसमें, तो वेट तो ऐसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। एंड दैट इज बेसिकली 3900 kg, 3900 किलोग्राम इसका वेट था। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, इसको हमने जो लॉन्च किया था, लॉन्चिंग डेट याद रखना 14 जुलाई, चूंकि ये सक्सेसफुल मिशन है तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। 14 जुलाई को, क्योंकि पहले वाले जो है इम्पैक्ट लैंडिंग हो गई थी उनकी, स्पेशली चंद्रयान 2 की बात करें तो 14 जुलाई 2023 को हमने लॉन्च किया था अपनी धरती से। नाउ साउथ पोल में ये टच किया, लैंडर ने जो टच किया था वो कब टच किया था, साउथ पोल टच किया था कब, ये किया था 23 अगस्त को। वो हिस्टोरिक डे है, आप लोगों ने देखा होगा, उसकी लाइव प्रसारण भी चल रहा था। 23 अगस्त 2023 को फाइनली लैंडर ने मून के साउथ पोल को टच किया। तो ये दोनों ही डेट आपको याद रखना है। लॉन्चिंग डेट है 14 जुलाई 2023 और ये टच किया है 23 अगस्त 2023 को। दोनों चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इट्स अबाउट चंद्रयान 3। चंद्रयान 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का सदस्य, संस्थापक सदस्य नहीं है। देखिए आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में G20 समिट हुई है, उसके ठीक पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन बनाने का, है ना। तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जो बनाया है हमने, इसको बोलते हैं GBA। क्या नाम है इसका, GBA। क्या फुल फॉर्म है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, है ना, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो देखा जाए तो यहां पर चूंकि G20 को इस बार हमने होस्ट किया है, हमारी इंडिया ने होस्ट किया, आपको याद होगा 18th G20 जो समिट हुई थी, 18th G20 समिट, इसको हमारे भारत ने होस्ट किया है, नई दिल्ली में इसको होस्ट किया गया था, है ना। कब का टाइम है, सितंबर 2023, बल्कि आप याद रखना 9th और 10th सितंबर 2023 को हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो ये दिन भी आपको याद रखना है, बिकॉज ये पूछा सकता है जो रिसेंट एग्जाम्स होने वाले हैं ना। इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड इज वन फैमिली। एनीवे यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जीबीए के बारे में। तो ये है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में 9 फाउंडिंग मेंबर थे। कितने, 9 फाउंडिंग मेंबर थे। इसमें भारत भी उसमें फाउंडिंग मेंबर था। तो भारत से फाउंडिंग मेंबर है, इसके अलावा ब्राजील फाउंडिंग मेंबर है और यूएस फाउंडिंग मेंबर है। इसके अलावा मतलब 6 और हैं, इंडिया, यूएस, ब्राजील, बल्कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, इंडिया हो गया, यूएस हो गया, ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इटली हो गया, मॉरिशस हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, है ना। तो कुल मिला के 9 कंट्रीज से मिलकर बंद, ये 9 कंट्रीज इनिशिएट कर रही थी। फाउंडिंग मेंबर आप इसे कह सकते हैं, बट टर्की का नाम इसमें नहीं है ना। याद रखना बायोफ्यूल का जो एज ऑफ नो प्रोडक्शन हो रहा है सबसे अधिक यूएस में हो रहा है, दैट इज रफली 52%, मतलब पूरी दुनिया का 52% बायोफ्यूल का प्रोडक्शन अकेले यूएस करता है। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्शन ब्राजील में होता है। तो ब्राजील की बात करो तो ब्राजील में लगभग 30% प्रोडक्शन बायोफ्यूल का अकेले ब्राजील करता है पूरी दुनिया का। इंडिया में बहुत खास प्रोडक्शन अभी नहीं, बिकॉज हमने अभी बहुत काम किया नहीं इस क्षेत्र में, लेकिन हमारा प्रोडक्शन रफली 3% है ना। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। नाउ 7th क्वेश्चन आपके सामने, 2023 में G20 की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह CWG की बैठक किस शहर में की गई, मतलब कल्चरल की बात की जा रही है। अब देखो विशेष तौर पर पूछा गया है, मतलब मध्य प्रदेश का कुछ ना कुछ तो इसमें खास है, और ये अपने खजुराहो में आयोजित किया गया है, इसे विशेष तौर पर याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। याद रखना G20 में, अभी G20 में एक और यूनिट को ऐड कर दिया गया है, G20+1 हो गया, G21, मतलब अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का पार्ट बना दिया गया है। तो ये भी याद रखना, अफ्रीकन यूनियन को भी अब G20 का हिस्सा बना दिया गया है। तो इसको भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे ना। चलिए अगला नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत से पूछा गया है, जो खबरों में नजर आए थे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अमन सहरावत का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको जो, हालांकि ये रेसलर हैं हरियाणा के, कुश्ती, है ना, लेकिन अमन सहरावत की बात करें 2022 के एशियन गेम्स में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था, है ना, और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल भी स्कोर किया है। तो अमन सहरावत का नाम एज आप लोग काफ़ी चर्चा में है, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम।
9th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अधिकतम कितने विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चर्चा में भी है। एज ऑफ नो देखा है तो 12 विक्रम पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जो एकलव्य पुरस्कार की जो लिमिट रखी है वो कितनी रखी है? 15, लेकिन विक्रम पुरस्कार की जो लिमिट रखी है वो है 12। कुछ विशेष नाम जरूर ध्यान रखना है, स्पेशली विक्रम पुरस्कार अवार्डी में एक नाम है राजवीर सिंह पवार। राजवीर सिंह पवार का नाम क्यों मैं बोल रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राजीव सिंह पवार को मलखंब के लिए विक्रम पुरस्कार दिया गया है। पॉसिबिलिटी क्वेश्चन एग्जाम पूछा सकता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़ा सा, बिकॉज मलखंब हमारे मध्य देश का राष्ट्रीय खेल भी है। तो मलखंब के लिए इस बार राजीव सिंह पवार को विक्रम पुरस्कार सम्मानित किया गया। बाकी और भी बहुत सारे हैं, आदित्य दुबे हैं, नीतू वर्मा हैं, प्रगति दुबे हैं, भूरक्षा दुबे हैं, धनंजय दुबे हैं, सुबोध चौरसिया हैं, नीरज राणा हैं, आवेश खान, ऐसे कई सारे नाम हैं। लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पे आपको याद रखना है राजीव सिंह पवार का नाम, मलखंब के लिए इन्हें विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। 10th क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में संचालित मापवा योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए, मापवा योजना में याद रखना है, इसको पहली बात तो यह है कि डेनमार्क की मदद से इस योजना को हमने शुरू किया है और इस योजना का जो उद्देश्य है उसमें महिला कृषकों को कृषि तकनीक चुनने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मतलब प्रशिक्षण प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है, किसका? मापवा योजना का। याद रखना, इस योजना को हम लोगों ने 1994 में स्टार्ट किया था। 1994 से इस योजना को हमने शुरू किया, लेकिन स्टार्टिंग में केवल 7 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने टारगेट किया था, है ना। स्टार्टिंग में केवल 7 जिले टारगेट किए गए थे, लेकिन अब एज ऑफ नाउ 2007 के बाद में 2007 से हमने सभी डिस्ट्रिक्ट्स को, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हैड बीन कवर्ड अंडर दिस वन, तो सारे जिलों को अब हमने कवर कर लिया है किसमें? मापवा योजना में। तो इसको भी आपको याद रखना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश में संचालित गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गौ सेवक प्रशिक्षण योजना का उद्देश्य जो है वो पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एवं शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है। अब देखो, इनको पहले इंटर्नशिप में भी रखा जाएगा। स्टार्टिंग में इंटर्नशिप में 1000 रुपये, जब ट्रेनिंग के पीरियड में रखा जाएगा, 6 महीने की ट्रेनिंग देने का प्रावधान है इसमें। तो इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में 1000 रुपये एज ए स्टाइपेंड देने का प्रावधान है ना। तो यहाँ पर आपको एक और भी याद रखना है कि इसमें उन युवाओं के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, मतलब बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है? एलिजिबिलिटी है कि आप 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए आपका, और साथ में आपकी उम्र जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि इस कंडीशन में है तो आपको यहाँ पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कर, मतलब एक प्रकार से शिक्षित बेरोजगार युवकों यदि आप हैं तो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर तरीके से गौ सेवक प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, है ना। नाउ अगला क्वेश्चन हमारा 12th क्वेश्चन है, ध्रुपद गायिका है असगरी बाई। असगरी बाई का जन्म कहाँ हुआ? असगरी बाई का नाम वैसे भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, बिकॉज सी गॉट पद्मश्री। तो पद्मश्री जो अवार्डी हमारे मध्य प्रदेश के हैं तो उनका नाम अक्सर पूछा जाता है। एंड सी इज बेसिकली फ्रॉम बेजावर। कहाँ से इनका जन्म हुआ? बेजावर में इनकी माँ थी। और बेजावर मतलब हम बात कर रहे हैं कहाँ की? वी आर टॉकिंग अबाउट द छतरपुर। कहाँ पे बेजावर? बेजावर है आपके छतरपुर में। एक तो ये आपको याद रखना है। और सी गॉट द पद्मश्री एज वेल। तो असगरी बाई का नाम काफी महत्वपूर्ण है, ध्रुपद गायिका है ना। 13th क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में भारत का G20 शेरपा किससे नियुक्त किया गया था? G20 शेरपा। अब G20 शेरपा नियुक्त करने का कल्चर चला है। देखो, एक चीज आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, G20 का जो 2023 का समिट हुआ था, जो कि हमारे इंडिया में हुआ था दिल्ली में, तो उसमें भी G20 शेरपा यही थे। कौन थे? अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत G20 शेरपा इनको बनाया गया था। तो ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है ना। सेम G20 की बल्कि जो समिट हुई थी शेरपाओं की, वो बेसिकली हमारे इंडिया में कहाँ पे हुई थी? 2023 वाली। 2023 की G20 शेरपाओं की जो समिट हुई थी कहाँ हुई थी? दैट वाज इन हम्पी। हम्पी मतलब हम बात कर रहे हैं कर्नाटका। हम्पी के जो मंदिर है वो तो आप सुने ही होंगे, है ना। 14th क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है? यूनिवर्सल गेट, देखो ये क्वेश्चन, अब देखो आईसीटी का जो हमने सीरीज चलाया था उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखना चाहिए। कई सारे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं जो आपसे बनने की संभावना बहुत कम होती है यदि आप उस फील्ड से ना हो तो, है ना। तो कौन सा है? नंद और नौर गेट। तो नंद और नौर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो लैंड नहीं बल्कि नंद गेट है, तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन है, रेडियो संचार किसके द्वारा संभव बनाया गया? रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन। अब देखो यहाँ पर आप याद रखना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन।
ये लिखा मिलेगा आपको। जो ट्रायोड ट्यूब है 1906 में जब इसको डिस्कवर किया था ली डी फॉरेस्ट ने। तो ली डी फॉरेस्ट ने जब ट्रायोड ट्यूब को डिस्कवर किया था तो वो ही बेसिकली देखा जाए तो रेडियो संचार के लिए की शुरुआत मानी जाती है। रेडियो संचार का बेसिकली कह सकते हैं वो ट्रायोड ट्यूब के कारण ही संभव हो पाया। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। कई लोगों ने सीआरटी लगा रखा। देखो कैथोड रे ट्यूब नहीं होता, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी का मतलब होता है इमेज डिस्प्ले। इमेज डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, टेलीविजन स्क्रीन हो गई है ना, तो वो एक अलग चीज है। तो ये रेडियो संचार किसके लिए, ट्रायोड ट्यूब के लिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट्स गेट द 16th क्वेश्चन नाउ। 16th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक की जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करती है क्या कहलाती है। देखो इसमें एक टर्म है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक क्या होता है, बेसिकली कई बार हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचना चाहते हैं शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करके, उससे काफ़ी जल्दी आप अपने इन रिजल्ट तक पहुंच जाते हो। ये मेथड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तकनीक की जो सर्च प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करती है इसे बोलते हैं ह्यूरिस्टिक अप्रोच, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसके सफल क्रियान्वयन के लिए आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की आवश्यकता होती है। और इसका सही आंसर क्या है, दैट इज सी मतलब ई गवर्नमेंट, है ना। दैट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आप कह सकते हो। देखो एआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आमतौर पर सिविल सर्विसेज में थोड़ा ईजी आते हैं, लेकिन एमपीपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स में आमतौर पर आईसीटी के कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइट रहते हैं, तो दिक्कतें हमेशा रहती है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जो मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग एवं नौकरी की खोज करने पर केंद्रित होती है। आप लोगों ने इसका नाम खूब सुना होगा, दैट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन है जिसमें आप लोगों ने अपने अकाउंट ही बनाए होंगे। लिंक्डइन मोस्टली जो है आमतौर पर जॉब ओरिएंटेड ही होती है देखा है तो। यदि आपने नहीं बनाया और यू लुकिंग फॉर द जॉब तो आप लिंक्डइन में प्रोफाइल बना सकते हैं। थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे वर्क ओवर देयर, तो उसके माध्यम से आपके जो रिज्यूम्स होते हैं उसको शॉर्टलिस्ट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्टेनोग्राफिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। स्टेनोग्राफिक तकनीकों का उपयोग किस में इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल, देखो ये डेटा हाइडिंग में किया जाता है। डेटा हाइडिंग में स्टेनोग्राफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप याद रखना, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। 20th क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी डेटा गोपनीयता सुनिश्चित करती है, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में परिवर्तित करती है। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करती है। तो इनमें से कौन सी तकनीकी इस चीज को इंश्योर करने का काम करती है, एंड दैट इज बेसिकली बी मतलब डेटा इंक्रिप्शन। क्या करती है, बेसिकली इंक्रिप्शन करती है। इंक्रिप्शन का मतलब ही होता है इनक्रिप्ट कर देना। तो प्लेन टेक्स्ट जो है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करे वो, और फिर जब डिक्रिप्शन होगा वापस से तो साइफर टेक्स्ट जो है प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, है ना। एनीवे तो ये है डेटा इंक्रिप्शन, है ना। 21st क्वेश्चन आपके सामने है, एक इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। इमेज फाइल को स्टोर करने के लिए, दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन और आप लोग यूजुअली इसको करते ही हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, दैट इज जेपीजी, है ना। 22nd क्वेश्चन आपके सामने, दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए, दो मेल सर्वरों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। और ये क्या होता है, दैट इज बेसिकली SMTP। इसे क्या बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म भी याद रखना, XMTP एक्सटेंसिबल मार्कअप होता है, दैट्स डिफरेंट वन। अगला है आपके सामने, नॉट एक्सटेंसिबल मार्कअप एक्सटेंसिबल मैसेज, है ना। ईबे एक उदाहरण है। ईबे किस चीज का उदाहरण है, अब देखो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, एंड बेस्ट सुटेड ऑप्शन इज ई प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट करने के लिए होता है ईबे, है ना। ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ईबे। 24th क्वेश्चन है, कौन सी ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ताम्रपाषाणकालीन पुरास्थल का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड चालकोलिथिक, है ना। चालकोलिथिक कौन सा पुरास्थल मध्य प्रदेश में नहीं है। अब इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज जॉर्वे। जॉर्वे कहाँ पे है, दैट इज लोकेटेड इन द महाराष्ट्र। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, है ना। अगला क्वेश्चन है, नव साह सांक चरित किस परमार शासक के जीवन पर आधारित पुस्तक है।
है ना। एंड दिस इज द क्वेश्चन, इसका सही आंसर है सिंधुराज। नौ साहसांग चरित जो सिंधुराज हैं इनके जीवन चरित्र पे आधारित है, और देखा तो सिंधुराज का नाम इंपॉर्टेंट भी है, इनके द्वारा बेसिकली धार में शिवलिंग की स्थापना का उल्लेख भी इसमें किया गया है नौ साहसांग चरित में, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा जाता था? उज्जैनी भुजंग किस कलचुरी शासक को कहा था? दैट इज बेसिकली युवराज देव वन। युवराज देव वन को उज्जैनी भुजंग कहा जाता था। तो ये आप याद रखें, 26 का सही आंसर क्या हुआ? दैट इज ए। नाउ चलते हैं 27 क्वेश्चन में। 27 क्वेश्चन पूछा गया कर्मवीर के प्रथम संपादक कौन थे? जबलपुर से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी, वीकली थी कर्मवीर, इसके प्रथम संपादक कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा के नाम से मशहूर है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? नर्मदापुरम के बाबई ग्राम में। पहले होशंगाबाद बोलते थे, अब उसका नाम नर्मदापुरम हो गया, तो यू हैव टू रिमेंबर नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के किस जिले में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है? तो कौन सी जगह में है? दैट इज इन सी मुरैना। मुरैना में नागाजी का मेला आयोजित किया जाता है। कौन सी जगह में आयोजित किया जाता है मुरैना में? दैट इज पोरसा। पोरसा गांव है मुरैना में, जहां पर ये नागाजी का मेला नवंबर दिसंबर के टाइम में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। लगभग 1 महीने तक ये नागाजी का मेला चलता है ना। अगला क्वेश्चन है, पंडित कुमार गंधर्व किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पंडित कुमार गंधर्व, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम। और ये शास्त्रीय संगीत के लिए मशहूर है ना, क्लासिकल सिंगिंग के लिए। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। रानी अवंतीबाई लोधी एवं ब्रिटिश सेना के मध्य युद्ध किस स्थान पर हुआ था? रानी अवंतीबाई, है ना। इनके अंगरक्षक का नाम पूछा था कई बार, गिरधारी बाई इनकी अंगरक्षक थी। और ये युद्ध कहां पे हुआ था? दैट वाज इन खैरी। दैट वाज इन खैरी मंडला। तो इसको आप याद रखिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। 31 क्वेश्चन में चलते हैं। नौरता एक लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन नौरता कई बार पूछा गया, वैसे भी नौरता लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से है ना। आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन पूछा आते हैं, लोकेशन वाइज पूछा आता है। तो ये कहाँ है? ये है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है नौरता। इसमें जो अविवाहित जो लड़कियां होती हैं, अनमेरिड फीमेल्स होती हैं, उनकी तरफ परफॉर्म किया जाता है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हूण नरेश हैं मिहिर कुल, इनको परास्त करने वाले यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से था? तो यशोधर्मन का संबंध किस राजवंश से है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सही आंसर है ओलिकर। तो यशोधर्मन जो है ओलिकर वंश संबंधित हैं, जिन्होंने हूण नरेश मिहिर कुल को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दतिया जिले में स्थित है सोनागिरी तीर्थस्थल। सोनागिरी तीर्थस्थल से 1-2 बार क्वेश्चन और पूछा गया है, मैंने कई बार क्लास में डिस्कस भी किया है। एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है सोनागिरी। इसमें 100 से ऊपर मंदिर हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? शिवपुरी जिला। शिवपुरी जिला कहाँ पे है? बिल्कुल मध्य प्रदेश की गर्दन में आप कह सकते हो, दिस इज लोकेटेड हियर। ये है आपका शिवपुरी जिला, है ना, दिस इज शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे शिवपुरी जिले में है? और इसका सही आंसर है माधव राष्ट्रीय उद्यान, है ना। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 35 क्वेश्चन में चलते हैं। महादेव की श्रेणी निम्नलिखित में से किस श्रेणी का हिस्सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग जब मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग सतपुड़ा रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सतपुड़ा रेंज ये पूरी है। इसमें स्टार्टिंग में कौन सी रेंज है? ये स्टार्टिंग वाली जो रेंज है इसका नाम है मैकाल रेंज। फिर बीच वाली महादेव रेंज है। फिर यहाँ पे गाविलगढ़ बड़वानी रेंज भी पड़ती है। फिर लास्ट में राजपीपला रेंज है ना। तो ये सब सतपुड़ा श्रेणी के हिस्से में आते हैं ना। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, है ना। 36 क्वेश्चन में चलते हैं। वेंगंगा नदी किस अपवाह तंत्र में स्थित है? देखो, यहां पे आमतौर पर बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होता है। नर्मदा अपवाह तंत्र एक अलग अपवाह तंत्र है, ताप्ती अपवाह तंत्र भी एक अलग ही अपवाह तंत्र है ना, उसको कोई मतलब ही नहीं इससे। महानदी बेसिन वो अलग है। यह है गोदावरी। गोदावरी अपवाह तंत्र में वेंगंगा नदी आई। कैसे? आपको पता होना चाहिए, वेंगंगा नदी का उद्गम सिवनी के मुंडारा गांव से होता है, और वहां से उद्गम होने के बाद एक नदी वर्धा से मिलती है। वर्धा का उद्गम भी वर्धन शिखर बैतूल से होता है ना। ये दोनों महाराष्ट्र में जाके मिलती हैं, और उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है प्रणहिता।
और प्रणहिता बाद में जाके से मिलती है गोदावरी से मिलती है ना। तो ये किसकी ट्राइब्यूटरी कहलाएंगे? गोदावरी की। तो गोदावरी की बेसिकली अपवाद तंत्र में काउंट की जाएगी वेदगंगा नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में, तो साउथ वेस्ट मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जाए तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। देखिए क्वेश्चन पूछा दक्षिण पश्चिम मानसून कालीन वर्षा। अब देखो ये यदि आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, लुक एट दिस वन, दक्षिण पश्चिम मानसून कालीन वर्षा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अजीबोगरीब पूछा गया है। अब इसमें वैसे साउथ वेस्ट मानसून की यदि हम बात करोगे कि साउथ वेस्ट मानसून कौन सा होता है, तो ये हमारा जो इंडिया आप बनाओगे तो इंडिया में जो बारिश होती है ये साउथ वेस्ट मानसून ही, इसी कारण बारिश होती है और यही बेसिकली यहां से एंटर करता है। बट इसकी दो ब्रांचेस से एंटर होती हैं, है ना। साउथ वेस्ट मानसून के दो पार्ट हो जाते हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच होता है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच। मध्य प्रदेश में जो बारिश होती है वो दोनों ही के कारण बारिश देखने के लिए मिलती है, चाहे वो अरब सागर हो चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो, तो दोनों कारण ही बेसिकली आपको बारिश देखने के लिए मिलती है ना। तो इसको दोनों ही ऑप्शन होगा, सी इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर। तो सी ऑप्शन को ही यहाँ पे आपको चूज करना होगा, है ना। 38वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है? अब स्लेट का उत्पादन तो जो जगह फेमस है हमारे मध्य प्रदेश में वो मंदसौर ही है। मंदसौर स्लेट के उत्पादन के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश के मझगांव क्षेत्र से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? ऑब्वियस सी बात है, हीरा के खनन किया जाता है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन हम कह सकते हैं, है ना। 40th क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फोटोवोल्टाइक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट किस जिले में है? फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो ये है आपका रीवा जिले में है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। रीवा में 750 मेगावाट का सोलर अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कुछ पोर्शन उसका डीएमआरसी में सप्लाई किया जाएगा दिल्ली मेट्रो में, और फिर बाकी जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना किसी राज्य के साथ संयुक्त परियोजना नहीं है ना। और इसका सही आंसर कौन सा है? इंदिरा सागर ये भी शेयर होती है, पेंच भी शेयर होती है। बरगी की बात करो, बरगी कंप्लीटली हमारे मध्य प्रदेश में है। बरगी डैम आप लोगों ने देखा ही होगा, ये अपने जौलपुर के पास पड़ेगी, जौलपुर में ही है। तो इसको याद रखिए, ये कंप्लीटली हमारे मध्य प्रदेश की परियोजना है ना। बाकी चूंकि बॉर्डर एरिया में है तो बाकी राज्य का भी शेयर, जैसे इंदिरा सागर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में है, पेंच भी है, गांधी सागर तो मध्य प्रदेश और राजस्थान का है ना। 42nd क्वेश्चन में चलते हैं। सूची सुमिलित करनी है यहाँ पे, और प्रोजेक्ट और नदियाँ आपके सामने दी हुई हैं, तो ज़रा इसको मैच आउट करते हैं। तो बाणसागर की बात करें, बाणसागर जो है किस में है? बाणसागर आपके सोन नदी में है। माता टीला डैम, माता टीला बांध, ये कहाँ पे है? ये है आपकी दैट इज इन नर्मदा, सॉरी माता टीला नर्मदा में नहीं है जी, सॉरी फॉर दैट। माता टीला हो गया आपका बेतवा में, है ना। इंदिरा सागर हो गया आपका नर्मदा में, गांधी सागर हो गया चंबल में। मैच हो गया। ए का 3, ए का 3, बी का 1, बी का 1, सी का 2, सी का 2 नहीं बल्कि सॉरी सी का 2, हाँ सी का 2, एंड डी का 4। बी ऑप्शन है, सॉरी बाय मिस्टेक एट दैट। माता टीला बेतवा, बाणसागर सोन, इंदिरा सागर। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन है, बेस्ट पॉसिबल आंसर आपको ढूंढना होता है। चंबल वैसे यमुना की सहायक नदी है, बट देखा है तो कहीं ना कहीं यमुना गंगा जाके मिल जाती है, तो उस हिसाब से दैट इज ऑल्सो देयर। सोन नदी की बात करो, सोन तो चलो ठीक है, सीधे दानापुर में जाके गंगा से मिलती है, तो ये तो सोन की गंगा की डायरेक्ट ट्राइब्यूटरी होगी। बेतवा में देखें तो हमीरपुर में यमुना से मिलती है, फिर यमुना जाके बाद में गंगा से मिलती है, तो दिस इज समथिंग। वेदगंगा इकलौती नदी है जो उसका गंगा से कोई लेना नहीं, बिकॉज वेदगंगा नदी जो है उसका पानी कहाँ जाता है? गोदावरी नदी में जाता है। तो ये यहाँ पे आप बेस्ट पॉसिबल आंसर में इस तरह से आप लिमिट कर सकते हो। वैसे डायरेक्ट गंगा तो गंगा से चंबल और बेतवा नहीं मिलती है, बट कहीं ना कहीं दे मीट विद यमुना, यमुना गंगा की ट्राइब्यूटरी है, तो उस हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कितना है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, दैट इज 35 ईयर्स, है ना।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम एवं न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पता ही होना चाहिए आप लोगों को, अधिकतम 500 न्यूनतम 60। हालांकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य ऐसे हैं जो एक्सेप्शंस में हैं। 46 क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत एवं मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। लिटरेसी रेट पूछा गया आप लोगों से एंड दैट इज वेरी सिंपल वन, 74% भारत की है, 69.3% हमारे मध्य प्रदेश की है। तो लिटरेसी रेट आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मेल और फीमेल लिटरेसी वैसे पता होना चाहिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की जा रही है, ये लागू किया गया 2 जनवरी 1950 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया है 2 अक्टूबर 1952 में। आई जस्ट मेड द मिस्टेक, सॉरी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया है 2 अक्टूबर 1952 में, है ना। नाउ लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। अब देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं जरा, इसमें तो थोड़ा सा क्लिक करेगा। पहला स्टेटमेंट है विकास में जन भागीदारी। तो जन भागीदारी तो है, बिल्कुल सही बात है, जनता उससे भागीदारी करे, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही। देखो ऐसे क्वेश्चन एक पूछा गया है, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी उसका पर्पज नहीं था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पीएससी में अगर पूछा चुका है, तो बेसिकली वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो रहा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, तो इसका ये उद्देश्य डेफिनेटली है। वित्तीय आत्मनिर्भरता, देखो पंचायती राज अभी आत्मनिर्भर नहीं बने हैं, अभी ना बन पाएंगे बिकॉज उनके पास इतने पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, अभी भी उनको स्टेट पे डिपेंड करना पड़ता है। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट और थर्ड दैट इज द थिंग, तो पहला और तीसरा ऑप्शन ही इसमें सही होगा, है ना। तो एज ऑफ नो बेस्ट सूटेड ऑप्शन यही है और प्रोबेबली यही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि अभी पीएससी पहले भी एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ चुकी है ना, तो उसमें इसी तरह से आंसर उन्होंने सही दिया था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना में कितनी राशि वधु के खाते में चेक द्वारा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितना दिया जाता है, दैट इज बेसिकली 49,000 रुपए दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है, जरा इसको देखिएगा, बिकॉज लेट मी शो दिस वन टू यू, जस्ट 1 सेकेंड। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, आप देख सकते हैं इसमें, लुक एट दिस वन। इसमें बताया गया 51,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की बात इसमें लिखी गई है ना। तो इसमें कुछ सोर्सेज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो सहायता राशि है वो 51,000 बताई गई है, लेकिन कुछ जगह इसमें 55,000 रुपये भी लिखा हुआ है ना। तो उस हिसाब से देखें तो हल्का डिस्प्यूट है। 2016 से ये योजना शुरू की गई है, कन्या विवाह योजना 2024 की, और इसमें ये सिस्टम रखा गया है, लेकिन इसमें हल्का सा डिस्प्यूट है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। एनीवे आपके जो ओपिनियन है आप शेयर करिए। वैसे 55,000 रुपये का है, तो एज ऑफ नाउ इसको हम 55,000 ही मानते हैं। 49,000 हटा के 55,000 करते हैं ना, 55,000। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस शहर में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी बात करें, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी, मतलब जबलपुर में है। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। डिस्कशन को बीच वाइंड अप करते हैं। इसकी जो टेस्ट सीरीज है उसकी वो भी उपलब्ध हमारे पास में, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर पे। नंबर है आपका 8826033084। इस नंबर पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। हमारे पास MPPSC के लिए बैच कोर्स भी उपलब्ध है, इन केस आप चाहते हैं कि सारा सिलेबस एक तरफ से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कंप्लीट कराया जाए, तो उसके लिए आप हमारे बैच कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामसोनी MPPSC में उपलब्ध रहेगा, ठीक है।